हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार सभी लोगों को। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी के लिए, ईएमआरएस के मतलब बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी ऑल कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, तो उसी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। पादप भ्रूण विज्ञान जिसको बोलते हैं, विज्ञान ये क्या होता है? पादप भ्रूण विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान जिसमें पादपों के उद्विकास की प्रक्रिया तथा उनके आरंभिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जो प्लांट एम्ब्रियो होता है, प्लांट एम्ब्रियो का मतलब होता है वो क्या होता है? ये होता है कि यह वो विज्ञान है जिसमें पादपों की उद्विकास की प्रक्रिया यानी कि ओरिजिन की प्रक्रिया तथा उसके उनके आरंभिक परिवर्तन का जो अध्ययन होता है वो इसमें पादप भ्रूण विज्ञान में किया जाता है। पादप भ्रौणकी का जो जनक है वो है सीएफ वोल्फ। वो कौन है? सीएफ वोल्फ हैं। पादपों में जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन होता है हायर प्लांट्स में, जबकि अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स जैसे कि बीजीए है, यीस्ट है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं उनमें। अब बात कर लेते हैं हम लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन के बारे में ही हमें यहाँ पे बात करनी है। तो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण युग्मकों के निर्माण व संयुग्मन के द्वारा होता है। यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीवों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? गैमेट के संयोजन से, संयुग्मन से होता है। युग्मकों के निर्माण व संयुग्मन से होता है, तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है। पुष्पीय पादपों में युग्मकों का जो निर्माण होता है वो बीजाणुद्विद यानी कि स्पोरोफाइट से सीधे तौर पर नहीं होता है। पुष्पीय पादपों में युग्मकों का जो निर्माण होता है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट से ना होकर के वो सीधे तौर पर नहीं होता है, जब बल्कि पहले क्या होता है, जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, वो बनते हैं, उसके बाद में वो गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और गैमेटोफाइट से फिर धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट बनता है। पुष्प या लैंगिक जनन प्रदर्शित करने वाले विशिष्ट अंग। पुष्प जो होता है क्या होता है? लैंगिक जनन प्रदर्शित करने वाला विशिष्ट अंग होता है पुष्प। यानी कि पुष्प में ही जितने भी लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है कौन? पुष्प। पुष्प के पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, पुंकेसर यानी कि स्टैमन से मिलकर बने होते हैं। पुष्प किससे मिलकर के बने होते हैं? एक तो होता है पुमंग, एक होता है पुंकेसर। एंड्रोशियम और स्टैमन से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? नर लैंगिक अंग कहलाते हैं। तथा जो जायांज होता है यानी कि गाइनोशियम जो होता है, और स्त्री केसर जो होता है, पिस्टल। गाइनोशियम और पिस्टल यानी कि जायांज और स्त्री केसर किसके भाग हैं? मादा जनन अंग के भाग होते हैं। तो ये हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हो गया थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर ये इसकी पेटल्स लगी हुई हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है और ये ओव्यूल है अंदर की तरफ। और यहाँ से यहाँ से ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इनको बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं परागकोश। इसके दो पोर्शन होते हैं, किसके? पुंकेसर की संरचना होती है, ये होते हैं पुंकेसर या स्टैमन। नर जनन का जो अंग होते हैं वो होते हैं। और ये जो होता है ये मादा जनन, ये जो होता है ये मादा जनन अंग का काम करता है। इसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर में संरचना होती है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ये होती है ओवरी, ये पता ही होगा। और इसके अलावा जो ये नरजनन अंग जो होता है, स्टैमन जो होता है या पुंकेसर जिसको बोलते हैं, इसमें दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, एक फिलामेंट होता है। एक तो होता है परागकोश, एंथर जिसको बोलते हैं, दूसरा है फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? बाह्य दल क्या होता है कि
दलपुंज एवं दलपुंज पुमंग व जायांज मिलकर के पूर्ण पुष्प का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बाह्य दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांज, ये चारों बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांज चारों मिलकर के ये पुष्प एक पूर्ण पुष्प का फॉर्मेशन करते हैं। बाह्य दल और दलपुंज पुष्प के क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं, क्योंकि वे जनन की जो क्रिया होती है उसमें सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं, भाग तो लेते हैं लेकिन सीधे तौर पर वो भाग नहीं लेते हैं। पुमंग व जायांज पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं जो जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो पुष्प के आवश्यक चक्र कौन है, गाइनोशियम है और एंड्रोशियम है, पुमंग और जायांज। अब बात कर लेते हैं हम लैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे हम। तो पहला होता है निषेचन पूर्व या की संरचनाएं व घटनाएं, दूसरा है डिनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के पश्चात संरचनाएं और घटनाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, निषेचन से पूर्व संरचनाएं और घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। क्या होते हैं, निषेचन से पूर्व, निषेचन से पहले संरचनाएं और घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला तो होता है नर जननांग की संरचना, जैसे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागण। नर जननांग कौन से, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागण का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है, नर जननांग पुमंग जिसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। ठीक है, नर जननांग पुमंग यानी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। वे पुंकेसर का प्रमुख भाग होता है क्या, जो पुंकेसर होता है उसका प्रमुख भाग जो होता है वो होता है परागकोश यानी कि एंथर वाला जो भाग होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पूरा पुंकेसर का भाग, उसमें दो थे, एक तो दो पार्ट्स थे उसमें, एक तो एंथर था, एक फिलामेंट था। तो ये जो प्रमुख भाग होता है वो होता है परागकोश या एंथर। बाइलोव संरचना होती है, दीपालय संरचना होती है। परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, पोलन चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ यानी पोलन चैम्बर। परागकोश की जो प्रत्येक पाली होती है उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 परागधानियाँ यानी कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 परागधानियाँ प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखो परागकोश की संरचना के बारे में बात करें तो एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। परागकोश की संरचना में सबसे पहला जो होता है एपिडर्मिस होता है। परागकोश की संरचना पढ़ रहे हैं, सबसे बाह्य जो बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके बाद है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम या अंतस्तर जिसको बोलते हैं। परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है एंडोथीशियम। अंतस्तर जो होता है वो परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। इसकी कोशिका की आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज के रेशे व कैलोस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका की आंतरिक भित्ति पर जो एंडोथीशियम होता है, जो एंडोथीशियम जो होता है उसकी जो एंडोथीशियम होता है, जो एंडोथीशियम होता है उसकी परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। इसकी कोशिका की आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज के रेशे व कैलोस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा सेलुलोज के रेशे और कैलोस बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं, ये एंडोथीशियम में होते हैं। और जहाँ पर कैलोस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर कैलोस बैंड्स वहाँ पे जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अल्फा सेलुलोज के कैलोस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कैलोस बैंड्स हैं वो जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं उस भाग को बोलते हैं स्टोमियम। और परागकोश का जो स्फुटन होता है वो इन्हीं भाग से होता है, स्टोमियम वाले भाग से। यहाँ पे कैलोस बैंड्स एब्सेंट होते हैं एंडोथीशियम की संरचना में। अब बात कर लेते हैं मिडिल लेयर की। भोजन संग्रह में सहायक होता है मिडिल लेयर, मध्यस्तर भोजन संग्रह में सहायक होता है। उसके बाद है एक है टैपिटम। टैपिटम सबसे आंतरिक जो स्तर होता है परागकोश की संरचना का वो है यह एक बहुक्रियाशील ऊतक, यह एक बहुक्रियाशील ऊतक जो परागकोश में स्पोरोजिनस टिश्यू के समीपस्थ स्थित एक बहुसक्रिय, देखो ये एक बहुक्रियाशील ऊतक होता है
जो परागकोश में स्पोरोजीनस टिश्यू के समीप स्थित होता है वे तथा प्रभावी मियोसिस के पश्चात, देखो स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है उसके समीप स्थित होता है ये बहुक्रियाशील ऊतक है ये टैपिटम। और ये क्या करता है, इसके प्रभावी मियोसिस से, स्पोरोजीनस टिश्यू में प्रभावी मियोसिस से लघु बीजाणु का सामान्य विकास व परागकणों का परिपक्वन सुनिश्चित करता है। क्या? टैपिटम। लघु बीजाणु का सामान्य विकास और परागकणों का परिपक्वन टैपिटम सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब बारे में बात कर लेते हैं टैपिटम। टैपिटम कितने प्रकार का होता है? देखो, टैपिटम के बारे में बात करें तो टैपिटम दो प्रकार से, एक तो होता है एमीबॉइड टैपिटम, दूसरा है ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टैपिटम। एक तो होता है एमीबॉइड टैपिटम, एक है ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टैपिटम, ग्रंथिल या स्रावी टैपिटम। जो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जो ग्रंथिल या स्रावी टैपिटम होता है, ये देखो इसकी कोशिकाएं नष्ट होने से पहले, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने से पहले क्या करती हैं कि विशेष कणिकाओं का फॉर्मेशन करती हैं और जिनको क्या बोलते हैं, प्राविश बॉडीज बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये कोशिकाएं कोशिका द्रव से स्थानांतरित होकर के, जो कोशिका द्रव, देखो कोशिका ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्राविश बॉडीज जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कोशिकाएं कोशिका द्रव से स्थानांतरित होकर के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाती हैं। देखो स्थानांतरित होकर के कहाँ जाती हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाती हैं। यहाँ पर प्रोबोसिस जो बॉडीज़ के चारों ओर एक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन जमा हो जाता है। कौन सा पदार्थ? स्पोरोपोलिनिन पदार्थ है जो कि जमा हो जाता है उनसे। अब जो स्पोरोपोलिनिन जो जमा हो जाता है प्राविश बॉडीज़ के ऊपर, तो अब उसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज़। ये टैपिटम में पाया जाता है। एंथर का जो टैपिटम भाग है, परागकोश का टैपिटम जो पढ़ रहे हैं हम, आंतरिक संरचना, उसमें पाई जाती हैं यूबिश बॉडीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसी बार। यूबिश जो बॉडीज़ होती हैं वो स्पोरोलेनिन प्लस प्राविश बॉडीज़ के ऊपर एक परत जम जाती है स्पोरोलेनिन की। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं, यूबिश बॉडीज़ बोलते हैं। पराग कणों के बाह्य आवरण एक्साइन के निर्माण में ये भाग लेती है। पराग कणों का जो बाह्य आवरण होता है एक्साइन, उसके निर्माण में ये भाग लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परागकोश का विकास व लघु बीजाणु जनन। देखो, अब परागकोश का विकास पढ़ते हैं, एंथर का विकास कैसे होता है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, इसका परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का, अर्थात एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल्स के निर्माण से होता है। इसका जो विकास होता है किसका, माइक्रोस्पोर का, ये परागकोश का, तो ये यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अर्थात यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल से इसका निर्माण होता है। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं, परागकोश के बारे में बात करें तो आर्कीस्पोरियल सेल परिणत विभाजन करती हैं और प्राथमिक कोशिका परिणत विभाजन करके प्राथमिक कोशिका भित्ति तथा अंदर की ओर प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल, जिसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। देखो, परिणत विभाजन होता है आर्कीस्पोरियल सेल में, उससे क्या बनती हैं इसकी जो प्राइमरी पैराइटल जो सेल होती है, तो एक तो बनाती हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी अंदर की ओर बनाती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बनाती हैं और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं बनाती हैं। ये दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं वो निरंतर विभाजन करती रहती हैं, फिर संपूर्ण परागकोश का निर्माण कर लेती हैं। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति, प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है उसमें फिर से पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन होते हैं। वे परिणत और अपनत दोनों विभाजनों के द्वारा वो 3 से 5 स्तर की भित्तियों का निर्माण कर लेती है। और प्राथमिक भित्तीय जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 से 5 लेयर्ड हो जाती हैं परिणत और अपनत विभाजन कर करके। ठीक है, परागधानी की जो भित्ति होती है, परागधानी की भित्ति निर्माण के साथ ही ये प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, देखो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल,
प्राइमरी पैराइटल, पैराइटल मतलब भित्ति कोशिका, ठीक है। अब भित्ति कोशिका से में तो क्या कर लिए हमने, विभाजन कर लिया और 3 से 5 लेयर भित्तियों का निर्माण कर लिया। उसके बाद परागधानी की भित्ति पर उसके बाद बीजाणु जनन जो कोशिका होती है स्पोरोजिनस सेल, 2 अधिक समसूत्री यानी कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं और बीजाणुजनक कोशिका के अंत में माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती है। ये विभाजन करती है, माइटोटिक डिवीजन होता है स्पोरोजिनस सेल में और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती है, लघु विजाणु मात्र कोशिका बना लेती है। प्रत्येक जो एमएमसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, ये मियोसिस करती है और 4 अगुणित लघु विजाणु या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेती है। प्रारंभिक अवस्था में चारों माइक्रोस्पोर का लघु विजाणु आपस में कैलोस की पतली परत से चिपके रहते हैं और इस समूह को क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो टेट्राड बोलते हैं इस कंडीशन को। ये जो लघु विजाणु होते हैं, जो बनने वाले जो लघु विजाणु बने हैं वो आपस में कैलोस की पतली परत से चिपके रहते हैं और इस समूह को बोलते हैं टेट्राड। तो टेट्राड कितने प्रकार के होते हैं, देखो एक तो होता है टेट्राहेड्रल, कंडीशन इस तरह की। आइसोबाइलेटरल, इस तरह की कंडीशन होती है। इसके बाद डी का सेट, फिर टी शेप होती है और एक होती है लीनियर, ठीक है। इस तरह की जो संरचना होती है वो पाई जाती है। अब हम जो बात करेंगे वो है लघु विजाणु या परागकण की संरचना। लघु विजाणु या परागकण की संरचना, देखो माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। लघु विजाणु या परागकण की संरचना कैसी होती है, अब इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, ठीक है। देखो परागकण का बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। परागकण जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, उसका बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। आंतरिक जो आवरण होता है वो एंटाइन कहलाता है। पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है आंतरिक एंटाइन। कुछ स्थानों पर परागकणों में बाह्य चोल या एक्साइन एब्सेंट होता है, उस स्थान को जनन छिद्र बोलते हैं। कुछ स्थानों पर या परागकण में क्या होता है कि जो बाह्य चोल होता है, बाह्य आवरण एक्साइन और आंतरिक आवरण होता है एंटाइन। जो बाह्य चोल जो होता है एक्साइन वो एब्सेंट होता है और वहाँ से जनन छिद्र, जर्म पोल जिनको बोलते हैं। किसी एक जनन छिद्र से ही एंटाइन यानी कि आंतरिक आवरण पराग नलिका बनाकर अंकुरण के समय बाहर निकलती है जनन छिद्र से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉलीस्पोरी किसको बोलेंगे, बहुभुंगता। बहुभुंगता यानी कि टेट्राइड में 4 से अधिक परागकणों का पाया जाना। एक जो टेट्राइड होता है, चतुष्क जो होता है, चतुष्क, उसमें 4 से अधिक परागकणों का पाया जाना, उसको बोलेंगे हम पॉलीस्पोरी या बहुभुंगता। पोलन बैंक्स क्या होते हैं, पराग कणों को सालों तक संचित किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इस तकनीक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। पराग कणों को सालों तक प्रिजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा। इसमें यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बात कर लेते हैं परागकोश बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया उसके अंतर्गत। अब परागकोश जो होता है, एंथर होता है, उसका फुटन कैसे होगा, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। देखो शुष्क मौसम में क्या होता है कि कोशिकाएं बहुत ज़्यादा अच्छे से फल फूल जाएंगी, उसके बाद वो खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव के कारण जो स्टोमियम होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, स्टोमियम की पतली जो भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं, वे परागकोश स्फुटित हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसमें प्रेजेंट जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। ओके, आप लोगों को अगर ये वाली क्लासेस अच्छी लग रही हैं और मतलब वैसे तो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा सहायक होंगी, AMRS RPSC जहाँ भी बायोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ओके, थैंक यू।